हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, या आप कह सकते हो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है, इसके क्या मायने हैं, इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलिए हम सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समझने के लिए थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप शासन के अंग या सरकार के अंग आप कह लीजिए कि जो शासन है, या आप कह सकते हो कि जो सरकार है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। पीछे की क्लास में आपने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका। विधायिका बेसिकली क्या काम करती है, विधि बनाने का काम करती है, देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। भारत में जो सेंटर की विधायिका है वो है संसद। दूसरी चीज़ है कार्यपालिका। कार्यपालिका का बेसिक काम ये होता है कि वो विधायिका के द्वारा बनाए गए विधियों को देश में क्रियान्वित करवाती है, लागू करवाती है। और कहीं पर भी अगर कोई विवाद है, कोई मामला है, तो उसका न्याय करने के लिए तीसरी संस्था जो होती है उसे कहते हैं जुडिशरी या न्यायपालिका। ये 3 अंग सरकार के या शासन करने के लिए शासन प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, और इन्हीं से हर एक देश का शासन जो है वो निर्धारित होता है। शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ज़्यादातर सरकारें प्रयास करती हैं कि इन तीनों ही जो संस्थाएं हैं ये पृथक रहें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, एक दूसरे पर ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश ना करें, पृथक पृथक अपना अपना कार्य करें। तो अगर अमेरिका जैसे देशों की हम बात करें तो वहाँ पर शक्तियों का बहुत स्पष्ट पृथक्करण है। विधायिका वहाँ की जो है वो कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक है। वहाँ कार्यपालिका और विधायिका में कोई भी संबंध नहीं है, यानी जो विधायिका होती है, जो वहाँ के मेंबर्स जीत करके आते हैं, वो कार्यपालिका का निर्माण नहीं करते हैं। कार्यपालिका बिल्कुल अलग संस्था होती है जिसका विधायिका से कोई रिलेशन नहीं है। और न्यायपालिका भी बिल्कुल पृथक है, और वह भी जो है किसी भी प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित नहीं है। तो आप देखते हो कि वहाँ पे शक्तियों का बहुत स्पष्ट विभाजन आपको देखने को मिलता है। अगर संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में देखें, जैसे कि अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में शासन की प्रणाली जो है उसको कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। इस पर एक पूरा अलग से हमने चैप्टर किया हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण नहीं आपको देखने को मिलेगा। आप भारत में देखते हो कि विधायिका जो होती है उसी से कार्यपालिका निकलती है, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे आप देखते हो, तो संसद में आप देखते हो कि लोकसभा में जो एमपी हैं वो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, विधायिका बना रहे हैं, यानी वो विधायिका के मेंबर हैं। चाहे वो आप लोकसभा के कहें चाहे राज्यसभा के, सभी मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। उन्हीं विधायिका में से, यानी उन्हीं सांसदों में से एक सरकार का गठन होता है। बहुमत दल का सिस्टम होता है हमेशा, जो संसदीय प्रणाली होती है वहाँ बहुमत दल का शासन होता है। तो जिस दल का बहुमत होता है उस दल के मेंबर मिलके एक मंत्रिपरिषद का गठन कहते हैं, बोलचाल में उसी को सरकार कहा जाता है। वैसे तो सरकार ये कंप्लीट है, सब कुछ मिला के सरकार है, लेकिन जो बोलचाल में हम सरकार प्रयोग करते हैं वो कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होती है विशेष करके उसी को कहते हैं। तो ये जो कार्यपालिका है ये कहाँ से निकल के आई, भारत जैसे देशों में, हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में कार्यपालिका पृथक निकल के आती है, उसका विधायिका से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि विधायिका से ही कुछ लोगों ने मिल करके कार्यपालिका का निर्माण किया, यानी ये वही व्यक्ति हैं जो यहाँ पे हैं, वही व्यक्ति यहाँ पे हैं, सेम पर्सन है। तो ऐसे में आप अगर इनके वर्किंग पर नज़र डालें तो विधायिका का काम होना है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम है उस विधि को लागू करवाना। चूँकि ये वही पर्सन है, जो कार्यपालिका चाहेगी वो विधायिका कर देगी, क्योंकि कार्यपालिका बहुमत दल की है
और बहुमत दल अगर उनके पास बहुमत है तो विधायिका में वो किसी भी विधि को बनवा लेंगे, बिल पास करवा लेंगे। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की मिलीभगत हो सकती है। जैसा कार्यपालिका चाहे वैसे विधायिका कानून बना सकती है, या फिर विधायिका जो भी कानून बनाएगी कार्यपालिका उसको लागू कर देगी, क्योंकि वही लोग विधि बनाते हैं, वही लोग लागू कराते हैं, तो उनमें जो है कोई मतभेद होने की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में अगर विधायिका ने एक कानून बना दिया, एक विधि बना दी, ये कार्यपालिका उस विधि को लागू करा देगा। विधि उचित हो या अनुचित हो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि विधि दोनों की सहमति से बनी है, क्योंकि वही पर्सन दोनों जगह शामिल हैं। ऐसे में कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई विधि जो जनता के हित में ना हो, जनता के अधिकारों का हनन करती हो, वह भी संसद बना सकती है और कार्यपालिका जो है उसे लागू कर सकती है, क्योंकि वो सेम ही पर्सन है। ऐसे में जहाँ जहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली होती है, जहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी रहती हैं, इस स्थिति में तीसरी जो संस्था है न्यायपालिका, इसका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये दो संस्थाएं मिल करके जनता के अधिकारों का हनन करने का प्रयास करें, तो ऐसे में एक ऐसी संस्था ज़रूर होनी चाहिए जो न्याय कर सके। तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जब संसदीय शासन प्रणाली आप पढ़ रहे थे तो उसमें एक जो है विशेषता हमने लिखवाई थी कि संसदीय शासन प्रणाली की एक बहुत खास विशेषता होती है कि विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी होती हैं, और इसीलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना उसकी एक प्रमुख शर्त होती है, ताकि वह न्याय कर सके। तो यहाँ पर आपने समझा कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों ज़रूरी है। कारण ये है कि संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में विधायिका और कार्यपालिका मिल करके कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पर एक निष्पक्ष न्याय की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। ऐसे में अगर विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में न्यायपालिका होगी तो शायद वह भी हाँ में हाँ मिला ले। जैसे कि अगर विधायिका ने एक कानून बना दिया, मान लेते हैं उदाहरण के लिए संसद ने एक कानून बनाया कि इस कानून के लागू होने के बाद में देश में कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ़ नहीं बोलेगा, वो ना छापेगा, ना अखबार में, ना प्रिंट मीडिया में, ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं भी सरकार के खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई धरना नहीं कर सकता। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा अनुचित सा है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि संसद ने ऐसा एक कानून बना दिया, संसद की मर्जी है, कानून पास हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, कार्यपालिका उसको लागू भी करवा देगी, क्योंकि कार्यपालिका ने ही तो बनाया है। जो संसद में व्यक्ति बैठे हैं बहुमत में ही तो कार्यपालिका उसी से तो बनी है, तो इन्हीं की मर्ज़ी से वो कानून बना होगा, क्योंकि अगर इनकी मर्ज़ी न होती तो कानून पास ही न हो पाया होता। यही बहुमत दल है, तो निश्चित इन्हीं की मर्ज़ी से बना है, तो ये उसको लागू भी करा देंगे और जगह जगह पर आपकी गिरफ्तारियां और जो भी कर सकते हैं उसको लागू कराने के लिए वो शुरू कर देंगे। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो, ऐसे में कहाँ लोग जाएंगे? ऐसे में लोग अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए, अपने इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर कोर्ट स्वतंत्र ना हो, कोर्ट भी इन्हीं के अंडर में काम करे, प्रधानमंत्री के अंडर में काम करे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन्हीं सब का दबदबा यहाँ भी हो, तो ऐसे में न्यायपालिका भी क्या कहेगी? न्यायपालिका भी इनकी हाँ में हाँ मिला देगी और कहेगी बिल्कुल सही कानून बना है भाई, जो संसद ने बनाया है 100% सही बनाया है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में देश में क्या स्थितियां हो जाएंगी, जनता के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सब कुछ जो है माहौल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ऐसे में सोचा गया कि न्यायपालिका का बिल्कुल पृथक होना, बिल्कुल स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह न्याय कर सके। उसके ऊपर विधायिका और कार्यपालिका का किंचित भी दबाव नहीं होना चाहिए, राजनीतिक प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसके ऊपर गैर वाजिब दबाव नहीं होना चाहिए कि वह सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करे। वह निष्पक्ष होकर के बिना डरे न्याय कर सके। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई भारत जैसे देशों में, और भारत में भी की गई। तो ये तो आपने समझ लिया कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, और ये भी आपने जान लिया कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है।
अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वतंत्र है। तो वो कौन से प्रावधान हैं जो इसको ऐसा पावर देते हैं, ऐसी शक्तियाँ देते हैं जिससे कि ये स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के, बिना डरे, बिना किसी भय के अपने निर्णय दे सके, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ भी निर्णय देने की क्षमता रख सके। तो ऐसे प्रावधानों को ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रावधान हम कहेंगे, और उन्हीं प्रावधानों को आप आज पढ़ेंगे और ये साबित कर सकेंगे कि क्या भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया है, किस हद तक रखा गया है या नहीं रखा गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे हमेशा, क्योंकि सरकार का काम है शासन करना। सरकार चाहती है कि वो देश पर शासन करे, और शासन करने में हमेशा जनता संतुष्ट रहे यह ज़रूरी नहीं है, वह विरोध भी करेगी। तो सरकार का प्रयास ये भी होगा कि विरोध को दबाया जाए ताकि उसके शासन के खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठा सके, उसको शासन की बुराइयां न गिनवा सके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन का सिस्टम है, अगली बार उसे वोट मांगने जाना है तो वो चाहता है कि उसकी बुराइयां दबी रहें। हर पार्टी, हर सरकार चाहती है, बहुमत दल की सरकार होती है, अगली बार उसे जीतना है तो वो चाहती है हमारे खिलाफ़ अच्छा माहौल बना रहे, कोई नकारात्मक माहौल ना क्रिएट हो। तो ऐसे में जनता के अधिकारों का हनन भी करने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे में न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष न्याय करती है। आप देखते हो कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वजह से ही तमाम निर्णयों को, तमाम सरकार के फैसलों को, उसकी बनाई गई विधियों की समीक्षा न्यायपालिका करती है और उसे बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के खारिज भी कर देती है अगर वो अनुचित दिखाई पड़ते हैं। तो किन किन प्रावधानों से न्यायपालिका को ये शक्तियाँ मिली हुई हैं, उन प्रावधानों पे आइए हम बात करते हैं। वो कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। हम सर्वोच्च न्यायालय को अपने सेंटर फोकस में रख करके बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के क्या प्रावधान हैं। देखिए, किन किन चीज़ों से आप ये तय करोगे कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है अपना निर्णय देने के लिए। पहली चीज़, फर्स्ट जो थिंग है वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके से उनकी स्वतंत्रता कैसे जो है आती है, इस पे चर्चा करेंगे। भारत में हम पिछले चैप्टर में बात भी कर रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। किसके सलाह से करते हैं, तो एक संस्था है जिसको कॉलेजियम कहेंगे हम, कॉलेजियम की सलाह से। ये आप पिछले 1-2 चैप्टर में पूरा पढ़ ही चुके हैं, इसको समझाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इससे क्या चीज़ आती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में कौन है, कॉलेजियम है और राष्ट्रपति हैं। सिर्फ 2 चीज़ें हैं। तो राष्ट्रपति हैं। जो कॉलेजियम है, राष्ट्रपति तो सिर्फ नियुक्ति करेंगे, उनकी अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं। तो यहाँ राष्ट्रपति को हम अलग रखते हैं। मर्जी किसकी चलेगी, कॉलेजियम जो सलाह देगा वही व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा। तो इस कॉलेजियम में कौन है, इस कॉलेजियम में कौन होता है, इसके सदस्य कौन होते हैं। क्या इसमें कोई सरकार का या पार्टी का व्यक्ति होता है। इसके सदस्य जो होते हैं वो न्यायाधीश ही होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। तो कॉलेजियम में वही लोग बैठे हुए हैं जो न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, और यही व्यक्ति सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि किसको न्यायाधीश बनाया जाए। तो क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में किसी पार्टी का कोई हस्तक्षेप है, या विधायिका या कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है? नहीं। यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की मर्जी से ही हो रही है। यानी कि आप कह सकते हो कि न्यायपालिका अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर कार्यपालिका या विधायिका का कोई दबाव नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है।
इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि चूँकि किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करने में सरकार का हाथ नहीं है, इसीलिए न्यायाधीश निष्पक्ष होकर के सरकार के खिलाफ भी निर्णय देने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ना तो हमें ये नियुक्त कर सकते हैं और ना ही हमारे प्रमोशन यानी हमको मुख्य न्यायाधीश बनने से रोक सकते हैं। तो हम फिर क्यों दबें, हम न्याय करेंगे। यदि यहीं पर इन न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हाथ हो जाए, यानी कार्यपालिका या विधायिका का हाथ हो जाए, तो फिर यहाँ पर हस्तक्षेप राजनीति का बढ़ जाएगा और हर एक निर्णय को सरकार अपने हिसाब से करवाने का दबाव बनाने लगेगी, क्योंकि जो व्यक्ति उसके खिलाफ निर्णय देगा उसका प्रमोशन रुक जाएगा, यानी वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो वहाँ पे न्यायाधीश ही होते हैं सब, और वही न्यायाधीश की नियुक्ति में सलाह देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका या आप कहेंगे विधायिका दोनों का न्यूनतम हस्तक्षेप है और ये ज़रूरी है। इसको हमने आपको समझाया कि ऐसा, इससे क्या लाभ मिलता है। चलिए, यहाँ पर तो सरकार की कुछ चली नहीं, न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन सरकार अब कैसे दबाव बना सकती है। सरकार ये कह सकती है ठीक है, चलो नियुक्ति करने में तो हमने आपको नहीं कुछ कर सका, लेकिन आपको हम हटा देंगे आसानी से संसद में प्रस्ताव ला करके। तो हटाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, उतनी आसान नहीं है, इसीलिए न्यायाधीशों को आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता है। उसके लिए क्या प्रावधान है देखिए, क्योंकि सरकार तो अपनी कोशिश कर सकती है। देखिए, कार्यकाल की सुरक्षा, इसको आप कहोगे कार्यकाल की सुरक्षा। मान लेते हैं कि सरकार में कोई व्यक्ति बैठा हो, कह सकता ठीक है चलिए हमने आपकी नियुक्ति करने में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको हटा देंगे अगर आप हमारे हिसाब से निर्णय नहीं दोगे। तो यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों को भले ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है मात्र 5 न्यायाधीशों के सलाह से, कॉलेजियम होता है 5 सदस्यों का, लेकिन न्यायाधीश का कार्यकाल सुरक्षित किया गया है। वह अपनी 65 वर्ष तक की आयु तक जो है अपना पद ग्रहण करता है। उसके पहले वह अगर स्वेच्छा से चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे, तो ये तो उसकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन अगर उसे हटाना है तो हटाने में जो है सिर्फ राष्ट्रपति की मर्ज़ी नहीं चलेगी। हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन बनाई गई है, जो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो जैसी एक प्रक्रिया है, और जिसमें सिर्फ 2 ही आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। एक तो सिद्ध कदाचार के आधार पर और दूसरा असमर्थता के आधार पर। अगर वो असमर्थ हो गए हैं बिल्कुल, मतलब कोई उनके अंदर ऐसी बात आ गई है जिससे कि वो न्यायाधीश का कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, उन्हें हटना भी चाहिए और हटा दिया जाता है। लेकिन जो पहला है सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार का मतलब है बिल्कुल साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। और वो भी जो है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके तभी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। तो ये एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। आज तक भारत में किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस तरीके से हटाया नहीं जा सका है। तो कार्यकाल की क्या है, सुरक्षा कर दी गई है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि वो निश्चिंत होकर के काम कर सकेंगे कि हमें कोई हटा नहीं सकता है, तो हम जो न्याय की बात है वही करेंगे, किसी का पक्ष हम क्यों लें। व्यक्ति किसी के पक्ष में निर्णय कब लेता है, जब उसे कोई लालच हो, उसके ऊपर कोई दबाव हो, डर हो, भय हो। तो उनके ऊपर से भय हटाने के लिए ही ये सारी व्यवस्था की जा रही है। अभी बहुत सी व्यवस्थाएं आप देखोगे। तो कार्यकाल की सुरक्षा की गई है। न्यायाधीश कितने वर्ष तक, सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष आयु तक पद ग्रहण करते हैं। और ये जो इनका कार्यकाल है इसकी सुरक्षा कैसे की गई है,
वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं, वह स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। उन्हें केवल 2 आधार पर हटा सकते हैं, 2 आधार पर हटा सकते हैं। अगर हटाना चाहे तो सिर्फ 2 आधार हैं। वो 2 आधार कौन से हैं? एक तो है सिद्ध कदाचार, इसको हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और एक है इनकैपेबिलिटी यानी असमर्थता। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं आपको है, पीछे क्लास में आप देख चुके हैं। केवल 2 आधार पे ही उन्हें हटा सकते हैं। और कैसे हटा सकते हैं? संसद में, संसद के दोनों सदनों से 2/3 विशेष बहुमत जो होता है, विशेष बहुमत के प्रस्ताव द्वारा, प्रस्ताव एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति से। अब देखिए, न्यायाधीश को नियुक्त करने में तो सिर्फ राष्ट्रपति महोदय थे और 5 न्यायाधीश थे, लेकिन हटाने में आप पिछली क्लास को पढ़िएगा कि न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया मैंने 2 लाइन में लिख दी, वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इसमें बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। सिद्ध कदाचार के द्वारा या असमर्थता के द्वारा उन्हें हटाने के लिए काफ़ी जटिल प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। और ये क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो 65 वर्ष तक की आयु तक अपना पद ग्रहण करें, उनके अंदर ये भय ना हो कि हमको बीच में कोई हटा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई कि हो सकता है कोई न्यायाधीश अगर वो कदाचार करने ही लगता है, उसको हटाया जाना ज़रूरी हो, तो हटाया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे ही आनन फानन में सिर्फ दबाव बनाने के लिए, सिर्फ अपनी हाँ में हाँ मिलवाने के लिए, अपने हिसाब से निर्णय करवाने के लिए किसी को इस चीज़ का भय नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये सिद्ध कदाचार, ये चीज़ सिद्ध करने में बहुत कठिन है आसानी से। अगर वास्तव में उसने कुछ नहीं किया है ऐसा, तो फिर इसको सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। तो 65 वर्ष तक वो उनका कार्यकाल क्या है? सुरक्षित है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम कर सकेगी, वह निष्पक्ष निर्णय दे सकेगी, किसी का दबाव उसके ऊपर नहीं होगा। अगर इसी जगह पर सिंपल सी एक प्रक्रिया होती कि न्यायाधीश को हटाने के लिए सिर्फ संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और बहुमत से उसे हटा दिया जाएगा, तो बहुमत, साधारण बहुमत से अगर हटा देने की बात होती, या ये कह दिया जाता कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देती और वो हटा देते। या साधारण बहुमत से अगर होता, तो साधारण बहुमत का मतलब होता है जो पार्टी सरकार में है, जो बहुमत में है, वो आसानी से साधारण बहुमत प्राप्त कर सकती है। तो वो जब भी न्यायपालिका का कोई न्यायाधीश सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिलाता, सरकार के हिसाब से निर्णय नहीं देता, तो उसको वो आसानी से हटा देते साधारण बहुमत से। लेकिन 2/3 का विशेष बहुमत, वो भी दोनों सदन में प्राप्त करने में सरकार और जो विपक्ष के हैं उन सब का पूरा सहयोग चाहिए होगा, और ये जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। चलिए, सरकार इस मोर्चे पर भी दबाव बनाने में फेल हो गई, आपने देखा यहाँ पे भी। अब सरकार एक प्रकार से और दबाव बना सकती है, वो ये कर सकती है कि एक प्रकार से ये धमकी दे सकती है या प्रत्यक्ष रूप से भय दिखा सकती है कि हम आपका वेतन भत्ते यानी आर्थिक नुकसान कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि अगर सरकार के हाथों में सीधे सीधे न्यायाधीशों का वेतन कम करने का अधिकार दे देते, तो क्या होता? वो एक अप्रत्यक्ष रूप से भय बना देते कि अगर आपने हमारे हिसाब से निर्णय नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम आपका वेतन कम कर देंगे, आपका पेंशन कम कर देंगे, आपकी सेवा शर्तें, आवास जो भी मिलता है, जो भी सुविधाएं हैं उनको, उनकी सुविधाओं में कमी कर देंगे। तो यह भय भी लोगों के ऊपर प्रेशर बना सकता है कि कल को कोई न्यायाधीश अगर सरकार के खिलाफ निर्णय देने जा रहा है, सरकार की कोई विधि की समीक्षा कर रहा है और उसे लगता है कि सरकार ने या विधायिका ने ऐसी विधि बनाई है जिससे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे इस विधि को निरस्त करना है, ख़त्म करना है, तो वो एक प्रकार से भयग्रसित हो जाता कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सरकार हमारा वेतन कम कर देगी या हमारी सुविधाएं कम कर देगी। तो उसके लिए एक सुरक्षा का प्रावधान ये किया गया कि निश्चित
सेवा शर्तें, निश्चित सेवा शर्तें। अब देखिए कितना अच्छा प्रावधान है ये। पहली चीज़ तो ये कहा गया कि जो न्यायाधीशों का वेतन भत्ते या सेवा शर्तें हैं, देखिए इस चीज़ पे गौर जरा करिए। न्यायाधीशों के वेतन जो होंगे, भत्ते होंगे, या जो भी सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तों का मतलब यही है कि किन किन शर्तों पर वो सेवा देंगे, क्या क्या उनको आवास, बिजली, पानी, फ़ोन, जो भी क्या कैसे मिलेगा, कितनी छूट पे मिलेगा, क्या मिलेगा, पेंशन कितनी मिलेगी। तो वेतन है, भत्ते हैं, या जो भी सेवा शर्तें हैं वो तय कौन करेगा? तय करने का अधिकार किसे है? शक्ति किसके पास है? अधिकार किसे दिया गया? संसद को। अब आप कहोगे कि संसद को ये अधिकार है, तब तो गड़बड़ हो गया। अगर वो वेतन और पेंशन ये सब तय करेंगे तो निश्चित है वो दबाव बना लेंगे न्यायाधीशों के ऊपर। लेकिन बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि संसद ये तय तो कर सकती है कितना वेतन दिया जाएगा, क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कितनी पेंशन दी जाएगी, ये सब कुछ संसद तय करती है, विधि बना करके तय करती है, और संसद ने तय किया है, समय समय पर उसको बदलते भी हैं। लेकिन अब जो लेकिन है वो इसकी निश्चित सेवा शर्तें तय करेगा। लेकिन संसद न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। बढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। अलाभकारी परिवर्तन, कल को वो नहीं कह सकते कि अब पेंशन आपको नहीं मिलेगी, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो भी उनकी नियुक्ति के समय तय है उससे कम नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति 2021 में हो रही है और 2021 में संसद की विधि के अनुसार उनको 1 लाख रुपए मिलना है वेतन, प्लस उनको जो भी XYZ सुविधाएं मिलनी हैं, जो भी पेंशन उनको मिलनी है, तय है ना उस समय, जो भी उनको भत्ते मिलने हैं, वो सब कुछ 2021 की उनकी नियुक्ति की तिथि में जो भी हैं, संसद विधि बना करके उसको अलाभकारी स्थिति में नहीं ले जा सकती। यानी इनमें कुछ भी वो माइनस नहीं कर सकती। इसको 90,000 नहीं कर सकती हो, इसमें से एक सुविधा कम नहीं कर सकती, पेंशन उनकी कम नहीं कर सकती, भत्ते कम नहीं कर सकते। हाँ, वो चाहे तो इसको 1,50,000 कर दे, वो चाहे तो इसमें XYZ ABC सुविधाएं बढ़ा दे, वो भत्ते और बढ़ा दे, प्लस कर दे। यानी कि वो लाभकारी परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन गैर लाभकारी परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि न्यायाधीशों के मन में कभी ये डर नहीं रहेगा कि हमारी जो आर्थिक चीज़ें हैं, अभी देखिए उनको न्याय करने के लिए तो काफ़ी छूटें पहले भी मिल चुकी हैं, सरकार का कोई दबाव नहीं है, लेकिन आर्थिक चीज़ें भी मायने रखती हैं जीवन में। तो ये भय भी उनके मन से निकाल दिया गया कि आपका वेतन, आपके भत्ते, आपकी पेंशन, आपकी सेवा शर्तें, सुविधाएं आपके कार्यकाल में कम नहीं की जाएंगी, और ये बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है कि कम किया ही नहीं जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दो चीज़ें और हैं, वो भी आपको जाननी है। ये तो हमने आपको शुरुआत की, बहुत चीज़ें हैं, सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चीज़ें की गई हैं। देखिए इसी में निश्चित सेवा शर्तें हैं, इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप ऐसे कर सकते हैं, निश्चित सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ते, सब कुछ इसी में मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए वेतन जो न्यायाधीशों के हैं वो कहाँ से आएंगे, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कहाँ चार्ज होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका वेतन और भत्ते जो हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। जो भारत का एक मुख्य खाता है, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस खाते में जो पैसा होता है वहीं से राष्ट्रपति को भी वेतन मिलता है, वहीं से न्यायाधीशों को भी वेतन उसी से दिया जाता है। और जो भी खर्चे संचित निधि से सीधे सीधे दिए जाते हैं उन पे संसद में मतदान नहीं होता है। चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान
नहीं हो सकता है। इसीलिए ये भी एक अच्छी बात है कि उनके वेतन की कभी कमी नहीं होगी। खाते में जो पैसा होता है सबसे पहले इनका खर्चा निकलेगा, उसके बाद अन्य योजनाओं पे लगाया जाएगा, यानी सीधे मुख्य खाते से ही उनका वेतन आ रहा है। और योजनाएं जो होती हैं उनके लिए पैसा अलॉट करना पड़ता है कि हम इस सड़क बनाने के लिए 10 रुपये खर्च करेंगे, तो 10 रुपये का बजट बनाया गया। लेकिन जो संचित निधि पे सीधे भारित होते हैं खर्चे, उसके लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो खर्चे तो सीधे संचित निधि से दिए ही जाएंगे, तब जो पैसा बचेगा तब उसकी योजना बनाइए। तो जितने खर्चे संचित निधि पे भारित होते हैं उन पे कोई भी मतदान नहीं होता, डायरेक्ट वहीं से दिए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इनको वेतन का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी हो जाए इनको वेतन मिलेगा ही मिलेगा। इनका वेतन केवल एक स्थिति में कम किया जा सकता है, केवल एक स्थिति में, केवल वित्तीय आपातकाल के समय। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात का मतलब है आर्टिकल 360 जब लागू किया जाएगा। केवल वित्तीय आपातकाल के समय न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति के निर्देश से कम किया जा सकता है। कब कम कर सकते हैं? जब राष्ट्रपति निर्देश दें इस चीज़ का, वित्तीय आपातकाल के समय निर्देश से कम किया जा सकता है। कर अनिवार्य नहीं है, किया जा सकता है अगर चाहें कि ज़्यादा स्थिति खराब है, अब वेतन भी काटे जाएंगे, तो पहले अन्य लोगों के वेतन काटे जाएंगे, लेकिन अगर लगता है कि और ज़्यादा पैसा बचाने की ज़रूरत है तो नंबर न्यायाधीशों का भी आ सकता है। लेकिन ये सिचुएशन अभी तक भारत में एक बार भी नहीं आई है कि जब आर्टिकल 360 का प्रयोग करना पड़ा हो। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पैसे को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के भी न्यायाधीशों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इसीलिए वो निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकते हैं। चलिए, न्यायाधीशों को वित्तीय स्वतंत्रता मिल गई, उनको पैसे का कोई डर नहीं है, वो निष्पक्ष होकर के न्याय कर सकेंगे। लेकिन एक डर और हो सकता है कि संसद या सरकार, या आप कह सकते हो विधायिका या कार्यपालिका, जो भी असंतुष्ट है न्यायाधीशों से, जाहिर सी बात है जब सरकार के खिलाफ अगर वो कोई निर्णय देंगे तो असंतुष्टि तो होगी ही। भले ही न्यायाधीशों ने उचित किया हो, लेकिन एक खींच, एक चिढ़ पैदा होती है। सरकार ये भी कह सकती है तो चलिए ठीक है, हम आपकी नियुक्ति नहीं कर पाए, आपको आसानी से हटा नहीं सकते, आपको हम पैसे का कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम आपकी निंदा तो कर ही सकते हैं, हम आपकी बुराई करेंगे, हम संसद में प्रस्ताव रखेंगे और कि अमुक न्यायाधीश ने देखिए हमारी विधि को निरस्त कर दिया, या हमने ये कानून बनाया था उन्होंने इसमें ऐसा ऐसा टांग अड़ा दिया, हम आपकी निंदा करेंगे। आप देखते हो कि किस प्रकार से निंदा प्रस्ताव आते हैं, हाय हाय चिल्लाते हैं और सेम सेम चिल्लाते हैं, शर्म करो, या इस तरह से बुराई करते हैं। पेपर में छपता है, अखबारों में आएगा, और जिस भी न्यायाधीश से या जिन न्यायाधीशों ने सरकार के खिलाफ जा कर के निर्णय दिया है उनकी बुराई की जा सकती है। तो बुराई से समाज में प्रतिष्ठा कम पड़ेगी। तो यह भी सरकार न्यायाधीशों के ऊपर एक दबाव बना सकती थी कि हम आपके लिए निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे, बुराई करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात पे। तो इसकी सिक्योरिटी भी की गई है कि न्यायाधीशों के आचरण पे चर्चा नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के आचरण, आचरण का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने कर्तव्य को करते हुए जो भी वो कार्य करते हैं उसे आचरण कहेंगे। न्यायाधीशों के आचरण पर जो है संसद या विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। चर्चा या बहस या कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं लाया जा सकता। देखिए क्या नियम है यहाँ पर कि अपने कर्तव्यों को करते हुए, अपने पद के कर्तव्य, अपने पद के कर्तव्यों को करते हुए न्यायाधीशों के द्वारा किए गए आचरण, जो भी वो काम करते हैं, जो भी बयान देते हैं, जो भी निर्णय देते हैं, न्यायाधीशों के द्वारा किए गए आचरण, किया गया कार्य जो भी है, किए गए आचरण पर संसद में या विधानमंडल में, राज्यों के विधानमंडल में बहस या आप कह सकते हो चर्चा
नहीं की जाएगी जा सकती। अब देखिए इससे कितना इनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा और इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई न्यायाधीश या कुछ न्यायाधीशों के समूह ने सरकार के खिलाफ जा करके जनता के हित में निर्णय कर दिया, सरकार उनसे चिढ़ गई, तो सरकार क्या कर सकती है? विधायिका में, सदन में क्या करेगी? वो एक प्रस्ताव लाएंगे, चर्चा करेंगे और वहाँ पे सेम सेम, हाय हाय या इस तरह से नारेबाजी करेंगे और निंदा करेंगे कि इस अमुक न्यायाधीश ने इस प्रकार का हमारे निर्णय को काट दिया और इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने ऐसा किया। भले वो कुछ कर नहीं लेंगे, निर्णय नहीं बदल देंगे, लेकिन फिर भी एक प्रकार से शर्म फील कराने की कोशिश करेंगे, निंदा करेंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है? पेपर में छपेगा, बेइज्जती होगी, या जो भी है एक प्रकार से छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ऐसा ना किया जा सके, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे, ऐसे व्यवस्था कर दी गई कि संसद में इस तरह का कोई चर्चा या बहस नहीं की जा सकती है न्यायाधीश के लिए। इसलिए आप देखते हो कभी भी न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह का कोई बहस या चर्चा नहीं होती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? केवल जब न्यायाधीश, जिस न्यायाधीश को हटाना होगा, केवल न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अगर चल रही है, हटाने के समय चर्चा की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है, तब तो की ही जाएगी। तो ये तो जब उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उसे भी मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का और वो लोग भी रखेंगे। और एक चीज़ जाने, लेकिन राज्यों के विधानमंडल में कभी भी नहीं की जा सकती है। राज्यों के विधानमंडलों में, राज्यों के विधानमंडलों में कभी भी नहीं, यानी इस अवस्था में भी नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया केवल संसद में होती है, तो उस समय वहाँ चर्चा कर सकते हैं। इसलिए राज्यों के विधानमंडल में कभी भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी न्यायाधीशों को एक स्वतंत्रता मिलती है, उन पे कोई डर या दबाव नहीं रहता है प्रतिष्ठा का या उनकी निंदा की जाएगी, इसलिए वो जो है निष्पक्ष होकर के न्याय कर पाते हैं। अच्छा, तो ये एक स्वतंत्रता आपने समझी। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर सरकार अपने पे आ जाए और वो कहे कि ठीक है, तुम जो निर्णय भी दो हम मानेंगे ही नहीं, यानी कि अगर जिद वाली बात हो जाए तो सरकार कहे ठीक है, आप कहते रहो कि ये नियम सही नहीं है या निर्णय देते रहो, हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। सारा सिस्टम तो हमारे पास है, हम आपके निर्णय को नहीं मानते। अगर आप हमारे हिसाब से निर्णय नहीं देते हो तो हम आपके निर्णय को मानेंगे ही नहीं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को हम जो संशोधन है वो समाप्त कर रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम ही लागू रहेगा। तो ऐसे में सरकार क्या कह सकती थी कि चलिए हटाइए, हम आपके निर्णय को मानते ही नहीं हैं, आप जो कहते हो वो हम नहीं मानेंगे, हम अपना जो सोचा है, जो विधि बनाई है, जो हमने संशोधन किया है, हम इसी संशोधन को मानेंगे। भाई सरकार ने क्या किया था? सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ था, पीछे चैप्टर में हमने डिटेल में आपको बताया था, उसको हटाने के लिए एक 99वां संविधान संशोधन किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस 99 संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को अस्वीकार करके एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, जिसमें उन्होंने अपना एक सदस्य, विधि मंत्री और ये सब कुछ रखा था, समझाया था हमने आपको, वो भी पढ़िएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जस्ट अगले वर्ष ही निर्णय दे करके क्या किया, इनका ये जो कानून था, जो संशोधन था, उसको निरस्त कर दिया। कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधक है और स्वतंत्र न्यायपालिका संसदीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और उस संशोधन को ही निरस्त कर दिया। तो ऐसे में सरकार ये भी तो कह सकती थी कि चलिए हटिए, हम आपका निर्णय मानते ही नहीं हैं। तो इसलिए इस तरह की स्थितियां ना आने पाएँ देश में, तो कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों को अवमानना नहीं कर सकता। ये शक्ति है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सबको ये पावर प्राप्त है कि वो अपने निर्णय को जो भी व्यक्ति नहीं मानेगा या सरकार अगर नहीं मानेगी तो उसे वो दंड दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो है पावर दे दी गई कि ऐसा तुम कर ही नहीं पाओगे कि हमारा निर्णय मानो ना। तो
अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। यानी कल को अगर तुम हमारा निर्णय नहीं मानोगे तो हम आपको दंड देंगे, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हम इस अधिकार का प्रयोग करेंगे और आपको हम आर्थिक या कारावास का दंड दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की अवमानना करने पर दंड दे सकता है, इसीलिए इसको जो है कहा जाता है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। इस चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे जब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का पास क्या पावर है कि अगर उसके निर्णय को कोई नहीं मानता है तो वो दंड दे सकता है। अब आप सोच रहे हो कि इस चीज़ से स्वतंत्रता का क्या लेना देना है? बिल्कुल है कि न्यायाधीश को अपना निर्णय करते वक्त यह जरा सा भी संकोच या भय अंदर नहीं है कि हमारे निर्णय को कोई अस्वीकार भी कर सकता है। यानी कि हमने अगर कठोर निर्णय दे दिया सरकार के खिलाफ़ कि बिल्कुल हम आपके इस कानून को जड़ से ख़त्म करते हैं, बिल्कुल रूट आउट कर रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, तो उसके मन में ज़रा सा भी ये भय नहीं है कि हमारे द्वारा किए गए निर्णय को सरकार नहीं मानेगी। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हम ये निर्णय नहीं मानते हैं, अपमान करता है उसके निर्णय का, तो वह उसे दंड दे सकता है। तो इसलिए जो है सबको वो निर्णय मानना ही पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ऐसी पावर हो कि हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन सर्वमान्य है, तो मैं निधड़क होकर के बिना किसी संकोच के, बिना डर के निर्णय ले सकता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिलने पर आपको आगे एक चीज़, जब इसके और पहलू हम खोलेंगे तो आप देखोगे कि न्यायपालिका निरंकुश भी हो सकती है। न्यायपालिका सरकार के कार्यों में बिना वजह भी टांग अड़ा सकती है, बार बार वो जो है कानूनों को निरस्त कर सकती है, कानूनों में बिना वजह की भी अड़चने पैदा कर सकती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इन चीज़ों का वो प्रयोग कर सकती है। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा भी कि न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही सरकार के कार्यों में अपनी हस्तक्षेप कर रही है, कि सरकार कहती है कि ये नियुक्तियाँ की जाएं, न्यायपालिका की कहती है नहीं, ये नियुक्तियाँ यहीं पर रोकी जा रही हैं, निरस्त की जा रही हैं। तो इस तरह से तमाम जो है चलता रहता है। तो उसको भी आगे हम देखेंगे क्या है। यहाँ पर हम स्वतंत्रता की बात कर लें तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा देखिए, सरकार ये भी कह सकती है ठीक है चलिए आप तो बहुत स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आपके स्टाफ को कब्जे में ले लेंगे, आपके कर्मचारियों पर अधिकार बना लेंगे। जो स्टाफ हैं वहाँ पे क्लर्क हैं या जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं न्यायपालिका में, उन पर हम दबाव बना लेंगे और उनके बगैर तो आपका काम नहीं चल सकता है। तो उसको भी सही करने के लिए एक व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका अपने स्टाफ को स्वयं भर्ती करने का अधिकार रखती है, उसमें कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो अपना स्टाफ स्वयं भर्ती करने का अधिकार, इससे क्या मिलेगा, इसको आप लिख लीजिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने स्टाफ की भर्ती, अपने कर्मचारियों की भर्ती स्वयं कर सकता है। और इससे किस प्रकार से उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी? इससे स्वतंत्रता ये मिलेगी कि वो अपने जो भर्ती हैं, अपने कर्मचारी हैं, उन पे पूरा नियंत्रण बना के रख सकेगी, क्योंकि वही भर्ती करती है और उस पर कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है और विधायिका का भी कोई हस्तक्षेप नहीं। इसीलिए जो कार्यकारी सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो नाजायज़ दबाव स्टाफ के ऊपर भी नहीं बना पाएगी। क्योंकि अगर आपके सेनापति और मंत्री ये सब बहुत नियंत्रित हैं, लेकिन अगर आपके जो छोटे छोटे सैनिक हैं उन पे कोई अधिकार जमा ले, तब भी तो आप जंग हार जाओगे। तो यहाँ पे स्टाफ को भी कार्यपालिका प्रभावित ना कर पाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम कर सके। तो ये भी शक्ति दी गई है। और देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, आप अभी आगे पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में, उनमें संसद कटौती नहीं कर सकती। हालांकि न्याय क्षेत्र को बढ़ा सकती है, शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, न्याय क्षेत्र न्याय क्षेत्र का मतलब है कि कौन कौन सी बातों पर सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा।
तो ये सब आने वाले क्लासेज में आप पढ़ोगे कि वो अपीली न्यायालय है, वो रिट जारी कर सकता है, सलाह दे सकता है, बहुत सी चीज़ें आप पढ़ोगे। मूल क्षेत्राधिकार क्या है, तो ये जो न्याय क्षेत्र हैं उसके जहाँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप रखता है उनमें कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये भी तो हो सकता है सरकार हर तरीके से हार गई, सरकार ने कहा ठीक है अब तो बहुत परेशान हो गए, अब ऐसा करते हैं एक संशोधन करें संविधान में और सुप्रीम कोर्ट की ये पावर ही ख़त्म कर दें। यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखता है, हम ये लिख दें कि सरकार जो है अब संशोधन कर रही है संविधान में और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को नहीं देख पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर ही ख़त्म कर दें हम। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकते हैं संसद। हालांकि वृद्धि कर सकते हैं, वृद्धि कर सकती है, कम नहीं कर सकती न्याय क्षेत्र को, तो इससे भी जो है स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलती है। और एक और चीज़ है कि जो न्यायपालिका है इसको पृथक किया गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक भी किया गया है, कार्यपालिका से पृथक। ये व्यवस्था आपने आर्टिकल 50 में देखी होगी जब हम आपको DPSPs पढ़ा रहे थे, आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में ये निर्देशित किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी कार्यपालक अधिकारी है वो न्यायपालिका का काम नहीं करेगा और कोई भी न्यायपालिका कार्यपालक का काम नहीं करेगी। इससे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि न्याय करने का काम तो न्यायपालिका का है और मैं कार्यपालक अधिकारी हूँ, मैं कोई कार्यपालिका का कर्मचारी हूँ, कोई अधिकारी हूँ और मैं न्याय करने बैठ जाऊँ, मैं ही केस लेने लगूँ, फैसला करने लगूँ, न्यायपालिका तक वो बात जाए ही ना। पहले क्या होता था, आज़ादी के पहले देखिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं था, तो उसमें जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल जो है वो न्याय भी कर देते थे, वो कानून भी बनाते थे, वो लागू भी करते थे, यानी वो कार्यपालिका का काम भी करते थे, वो न्यायपालिका का भी काम कर देते थे। हालांकि धीरे धीरे डेवलप हुआ और न्यायपालिका और कार्यपालिका के काम पृथक पृथक किए गए थे, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। आज भी अगर देखें तो अगर कोई जो है कार्यपालक अधिकारी है और वो चाहे कि मैं न्याय करने का काम करने लगूं, तो ऐसा नहीं है। कार्यपालक अधिकारी जो हैं वो कार्यपालिका का काम करेंगे, विधियों को लागू करवाएंगे, शासन प्रशासन को करेंगे, लेकिन जो न्याय करने का काम है वो न्यायपालिका के जो तरीके हैं उसी से न्यायपालक जो हैं वही करेंगे। तो ये पृथक्करण है जिससे कि ऐसा न हो कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य करने लगे, जिससे न्यायपालिका का काम प्रभावित हो जाए। तो यह भी जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है। तो ये पूरा क्लास आपका है न्यायपालिका की स्वतंत्रता या सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। क्लास को समराइज़ करें तो इस प्रकार होगा कि संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में चूँकि विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं, तो कहीं ये दोनों मिल करके ऐसी कोई विधि न बना लें और उसको लागू करवा दें जिससे जनता का नुकसान हो। ऐसे में जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र होना ज़रूरी है, उसके ऊपर इन दोनों संस्थाओं का दबाव नहीं होना चाहिए। इसी स्वतंत्र न्यायपालिका का यहीं से उद्भव हुआ। स्वतंत्र न्यायपालिका बनाने के लिए भारत में क्या क्या प्रावधान हैं, लगभग 10 प्रावधान हमने आपको बताए, जिसमें पहले कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्त करने की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से राजनीति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उसकी नियुक्ति में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वहाँ पर सिर्फ न्यायाधीश हैं और राष्ट्रपति हैं, वही मिलकर नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए सरकार ने एक संशोधन किया 2014 में कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। 99वां संविधान संशोधन था और उसमें विधि मंत्री को भी शामिल कर लिया गया और भी चीज़ें थी उसमें। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके निरस्त कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में वो बाधक है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। तो फिर कॉलेजियम सिस्टम ही लागू है। दूसरी चीज़ है कि न्यायाधीशों पर उनको हटा दिए जाने का कोई प्रेशर ना रहे, इसीलिए उसके कार्यकाल को जो है सुरक्षित किया गया है कि वो 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बने रहें। वो स्वयं से इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें हटाना ही पड़ जाए तो उन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति की दया पर हैं या संसद विधायिका की दया पे हैं। वो हटाने की प्रक्रिया सिद्ध कदाचार पर आधारित है, यानी कि वास्तव में आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा एक कमेटी को कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है,
सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद भी, सिद्ध होने के बाद भी जो हटाने का प्रस्ताव है वो विशेष बहुमत से पारित किया जाता है दोनों सदनों में, जो कि एक कठिन काम है। और उसके बाद में उसी सत्र में राष्ट्रपति की परमिशन भी मिलनी चाहिए, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस तरह से उनको कार्यकाल को भी सुरक्षा मिले। अब देखिए, आर्थिक चीज़ें जो होती हैं, जो पैसा है, वेतन भत्ते हैं, वो भी सुरक्षित हो जाएं तो और अच्छी बात है। तो इसके लिए न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। उन पे संसद कोई मतदान कर नहीं सकती है, उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है, बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती उनकी सेवाएं। कल को ये नहीं कह सकती है कि वह आपको इतने कम पैसे मिलेंगे। एक ही स्थिति में कम कर सकते हैं, जब जो है आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय जो है वित्तीय आपातकाल लागू हो। वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है, तो वो एक रेयर कंडीशन है, सभी के कम किए जाएंगे। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि चलिए हम किसी भी तरीके से न्यायाधीशों के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, तो चलिए इनकी निंदा करते हैं, ये भी एक प्रेशर का काम करेगा। उनकी प्रतिष्ठा जब दांव पे लगेगी तो हो सकता है हमारे कहने में आ जाए। तो इसके लिए व्यवस्था की गई कि संसद में या विधानमंडलों में न्यायाधीशों के आचरण पर कोई भी बहस की ही नहीं जा सकती, जब तक कि उनको हटाए जाने की प्रक्रिया न की जा रही हो। इससे पहले आप नहीं कर सकते, और राज्यों के विधानमंडल में कभी भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। तो ये भी एक अच्छी बात है। और हमने देखा कि अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार भी दिया गया है। यानी कि अगर कभी कोई ये कहने लगे कि चलिए हम सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का निर्णय ही नहीं मानते हैं, मानेंगे ही नहीं, क्या कर लोगे मेरा, तो वो दंड दे सकते हैं आपको, तो आपको मानना ही पड़ेगा। अपना स्टाफ स्वयं भर्ती कर सकते हैं, यानी कि आप स्टाफ के ऊपर भी अपना प्रेशर नहीं बना सकते हो, कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकते हो न्याय के, इसलिए स्टाफ वो स्वयं भरते हैं, उनका पूरा नियंत्रण उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आप न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकते, यानी कि आप बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट आपके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है, वो न्याय कर रहा है, तो कल को आप संशोधन करके उनके इस अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं कि कल हम ये संशोधन कर दें कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर नहीं रहे। तो पावर्स आप कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आप कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाना कौन चाहेगा, जब इतनी शक्तियां हैं तब भी सरकार परेशान है, तो बढ़ाएंगे क्यों। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है, यानी कार्यपालक कोई अधिकारी न्यायपालिका का काम नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कल को जो है फैसला करने का काम जो है कोई कार्यपालक अधिकारी शुरू कर दे। आर्टिकल 50 में कहा गया था डीपीएसपीज़ में, और इसे लागू किया गया है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए ये प्रावधान किए गए हैं, जो कि एक संसदीय कार्यप्रणाली वाले देश में बहुत आवश्यक हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।